नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। आपको ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, आपको एस.के. पांडे और राजीव अहिर का के बुक से रेफरेंस लेकर नोट्स हैं दोस्तों। ये अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवीजन करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको ऑल NCERT GS का नोट्स मिलेगा आपको। इससे होगा कि आप एग्ज़ाम के समय आपको रिविज़न करने में फ़ायदा मिलेगा। आज सेकेंड लेक्चर है। अगर फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद ही आप सेकेंड लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाऊँगा। यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम कैसा रहा। डच को छोड़कर जो भी कंपनी आया वह उसी वर्ष स्थापना कर दिया। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एक फार्मूला है ये। डच को छोड़ करके जो भी कंपनी आया वह उसी वर्ष स्थापना कर दिया। यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम क्या है। पुर्तगाली 98 में आया, 1498 में। डच 1595 में। ब्रिटिश 1600 में। डेनिश 1616 में। फ्रेंच 1664 में। स्वीडिश 1731 में। देख लीजिए, जो जिस साल आया उसी साल स्थापना कर दिया। लेकिन एक ही कंपनी था, कौन? जो देखिए, पुर्तगाली या 1498 में कर दिया, लेकिन डच एक ऐसा कंपनी था जो 1595 में आती है, लेकिन स्थापना 1602 में करती है। इसके बाद 1600 में अंग्रेज आती है, 1600 में स्थापना करती है। 1616 में डेनिश आती है, 1616 में स्थापना कर देती है। फ्रेंच आती है 1664 में, 1664 में स्थापना कर देती है। स्वीडिश आती है 1731 में, 1731 में स्थापना कर देती है। तो आपको ये क्या याद रखना है कि डच आती है 1595 में, लेकिन स्थापना करती है 1602 में। तब इसलिए मैं यहाँ लिख दिया कि डच को छोड़कर जो भी कंपनी आया वह उसी वर्ष स्थापना कर दिया। मतलब जिस वर्ष वो आया उसी वर्ष स्थापना कर। लेकिन डच एक ऐसा कंपनी था जो आया 1595 में, लेकिन अपनी कंपनी की स्थापना 1602 में किया। याद हो गया होगा आप लोगों को। सीधे याद रखना है, जो कंपनी जिस वर्ष आई उसी वर्ष स्थापना किया। सिर्फ डच 1595 में आई, 1602 में स्थापना किया। पुर्तगाली ने अपना प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापना किया। केरल में है कोचीन। 1503 में किया। कब किया? 1503 में किया। दूसरा फैक्ट्री कन्नूर में लगाया, जो केरल में 1505 में लगाया। दूसरा देख लीजिए, डच ने अपना पहला फैक्ट्री भारत में, उसके बाद डच आ जाता है। पुर्तगाली तो 2 लगा दिया, 1503 और 1505। ये याद रखिएगा। पुर्तगाली कब लगाता है? 1503 और 1505। पुर्तगाली ने प्रथम फैक्ट्री कोचीन में कब लगाते हैं? 1503 में। दूसरा कन्नूर में 1505 में। डच कब लगाती है? 1605 में लगाती है, मछलीपट्टनम में। और दूसरा फैक्ट्री 1610 में लगाती है, पुलिकट में, तमिलनाडु में। तीसरा भी लगा देती है 1616 में, सूरत में लगा देती है। याद रखिएगा। तीसरा ब्रिटिश, अंग्रेज ने पहला फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया। दूसरा फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापना किया। अंग्रेज ने पहला 1611 में और दूसरा 1613 में सूरत में खोल दिया। आप लोग याद रखिएगा कि फैक्ट्री की स्थापना का वर्ष है। ये क्या है? स्थापना वर्ष है। जब आई तब स्थापना का वर्ष है। फैक्ट्री की स्थापना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पे पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में खोलता है 1503 में, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली 1498 में लगता है, स्थापना करता है 1498 में, आती है उस समय। लेकिन फैक्ट्री कब लगाती है प्रथम बार? 1503 में। इसलिए फैक्ट्री लगाने का क्रम अलग है, स्थापना वर्ष अलग है। जिस वर्ष आती है उस कंपनी की स्थापना करती है ना। ये क्या होती है? ये कंपनी फैक्ट्री की स्थापना करती है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। डेनिश ने अपना पहला फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के तंजौर के टाउनकोर में लगा दिया। दूसरा कब लगा देती है? 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में डाला। फ्रांसिस ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया।
69 में मछलीपट्टनम में सेकेंड फैक्ट्री लगा दिया। उसके बाद डच को देख लीजिए। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। 1595 से 96 में कार्नेलियन हॉटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान सुमात्रा पहुंचा। किसके नेतृत्व में? कार्लेनियंस हॉटमैन के नेतृत्व में। याद रखिएगा, क्या सारा याद रखिएगा, पहला डच हॉटमैन। हॉटमैन भी याद रहेगा तो चलेगा। 1611 ईस्वी और 1613 से 1615 ईस्वी के फलस्वरूप डचों और अंग्रेजों के बीच मैत्रीपूर्ण संधि हो गई। मैत्रीपूर्ण संधि हो गई। पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे मुख्यालय बनाया और स्वर्ण सिक्के पेगेंडा ढाले। क्या ढाला? सबसे पहले स्वर्ण पेगेंडा किसने ढाला था? डचों ने ढाला है। स्वर्ण सिक्के पेगेंडा को किसने ढाला? डचों ने ढाले। बंगाल के प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 में की गई। कहाँ की गई? बंगाल में जो अगर पूछ देता है कि प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापना कहाँ हुई थी, तो पिपली में 1627 में। ये भी क्वेश्चन तो बन सकती है कि पिपली कहाँ है, तो पिपली बंगाल में है। याद रखिएगा क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि आप पीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं ऊपर से क्वेश्चन आती है। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आती है, अंदर से भी आती है। इसलिए एनसीईआरटी का भी मैं शॉर्ट लाऊंगा, जो उसमें निचोड़ होगा एनसीईआरटी का, उसका नोट्स लाऊंगा दोस्तों, पढ़ाऊंगा। एक फाउंडेशन बैच अलग से लाऊंगा। तो कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं आप। रिवीजन करने में एकदम एग्जाम के समय एकदम हेल्पफुल होगा आप लोगों को, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा। 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ किया? 1658 में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नेगापट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। औरंगजेब ने 1664 में डचों को 2/3 वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। 1659 ईस्वी में 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा जो बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए और पराजय ने भारत की उनकी शक्ति समाप्त कर दी। डचों की शक्ति कब समाप्त कर दी गई? तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा युद्ध से बंगाल के में है, वहीं पे डचों ने हारा। वहीं पे डचों की पराजय ने भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि डचों की शक्ति किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? ये युद्ध कहाँ हुआ था? तब बंगाल में हुआ था, बेदरा में। बेदरा युद्ध याद रखिएगा। इससे आगे का जो था क्वेश्चन चैप्टर, वो मैं कल ही पढ़ा दिया था आप लोगों को, इसलिए आप पढ़ रहे होंगे। कल मैं आपको पढ़ा दिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मेडा, जमोरीन, कालीकट, पुर्तगाली। इसलिए आप पहला वीडियो देख लीजिए, इसलिए मैं दूसरा वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप पहला वीडियो नहीं देखे तब जाके देखिए, इसलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध मैं वहीं पे बता दिया था कल आपको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्मेडा वगैरह पुर्तगाली कंपनी, कुछ मैं बता दिया था, कुछ आज बता दिया हूँ। इसलिए पहला वीडियो आप नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध देखिए 1746 से 48 में हुआ था। आप याद रखिएगा कब हुआ था? 1746 से 48 में हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो देख लीजिए, एला सापला की संधि 1748 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। इसलिए मैं यहीं पे लिख दिया हूँ, एला सापला की संधि के तहत 1748 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये किस कारण हुआ था? अगर ये भी तो पूछ सकता है आपसे, कोई ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस कारण से होता है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष था। समझ गए होंगे आप कि क्यों लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, पर संघर्ष था। परंतु
अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश कास्ट इंडिया कंपनी और नहीं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति लड़ रही थी। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति हावी रही। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसने हावी रही? फ्रांसीसी शक्ति। दोनों कंपनी एक दूसरे को हानि पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता था। कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। देख लीजिए इसका जड़ कहाँ से कहाँ पकड़ लिया। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मार्श था। ये भी याद रखिएगा कि पूछ देगा कि इस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। मद्रास का कौन था? मार्श था। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह ये चीज़ नहीं लिखा रहता है, इसमें बुक से निकाल के इसमें लिखा हूँ, इसलिए इस चीज़ सबको याद रखिएगा। पीसीएस अगर एग्जाम में अब यही क्वेश्चन सब उठा के अंदर से पूछ रहा है। ऊपर वाला जमाना गया दोस्तों। अब 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोदोनो की सहायता से, ये लाबोदोनो है दोस्तों, लाबोदोनो की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। किसकी सहायता से? मॉरिशस के गवर्नर लाबोदोनो की सहायता से। इसी बीच डुप्ले और लाबोदोनो के बीच मतभेद हो गया तथा लाबोदोनो ने 4 लाख पाउंड रिश्वत देकर मद्रास को फिर अंग्रेज को सौंप दिया। लाबोदोनो के मॉरिशस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ नहीं आया तो दोबारा आप सुनिएगा आपको, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ कि आपको बिजली तरीके से समझ में आ जाए कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन को घुमाएं तो आपको पकड़ ले। अगर फाउंडेशन की तरफ पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन भी बैच आएगा दोस्तों, जिसमें एकदम बेसिक से बताया जाएगा। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एला सापला की संधि के तहत यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। तो ये याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला संधि के तहत 1748 में समाप्त हो गया। किस लिए हो रहा था ये? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए। जब भारत में जो रह रहे लोगों थे, जब उसको पता चला कि यहाँ युद्ध चल रही है, तो यहाँ भी युद्ध शुरू हो गया। लास्ट में एला सापला के संधि के तहत 1748 में समाप्त कर दिया गया। संधि के प्रावधान क्या थे? आप ये बहुत जगह नहीं पढ़ते होंगे। आप इतना तो सुन लिए कि कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ था युद्ध, कब समाप्त किया, कौन कौन लड़ रहा था। संधि के प्रावधान क्या थे? संधि के प्रावधान के तो अंग्रेज को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। देख लीजिए, अंग्रेजों को भारत में इससे क्या हुआ कि मद्रास मिल गया, फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया और फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के समय जल सेना का महत्व बढ़ गया। देख लीजिए दोस्तों, इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। अभी जल सेना का महत्व बढ़ गया। आज ही से जल थल और नभ आज ही से नहीं चल रहा है। उस समय भी जल सेना का क्या महत्व था, तो उससे सीख सकते हैं आज कि कितनी महत्व थी उस समय जल सेना की। तो ये इतिहास तो ये भी सिखाती है ना बीती हुई घटना को। जिसके पास जल सेना मजबूत होगी वही भारत पर सत्ता स्थापित करेगा। देख लीजिए कितनी महत्व थी जल सेना की, कि जो जिसके पास जल सेना मजबूत होगी वही भारत पर सत्ता स्थापित करेगी। आप देख भी लिए थे
इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में एक बार। ये लोग देसी राजाओं का कमजोरी जान चुका था। जो भारत में देसी राजाएं थे, बहुत सारे उस समय राजाएं हुआ करता था, उसका क्या कमजोरी था इन लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था। इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था उस समय? डुप्ले था। अंग्रेजी सेनापति क्लाइव थे, महत्वाकांक्षाओं की बढ़ा दिया। इन लोगों की महत्वाकांक्षाएं जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्वाभाविक सी बात है, कभी आप छोटा सा प्रदेश आप जीत लीजिए, चाहे छोटा कुछ मिल गया, आपकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बढ़ जाती है कि नहीं, इससे मुझे कहाँ संतोष है, आगे मैं कुछ करूँगा। यहाँ भी यही हो रही थी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी। और कर्नाटक का सेकेंड युद्ध आ गया। कर्नाटक का सेकेंड युद्ध 1749 से 54 में लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था, कब समाप्त किया गया था, देख लीजिए। पांडिचेरी के संधि के तहत 1754 में। तो आपको पूछ देगा कि कर्नाटक का सेकेंड युद्ध कब से कब तक था? 1749 से 54 तक। किसके तहत समाप्त किया गया? पांडिचेरी के संधि के तहत। कब समाप्त किया गया? 1754 में यह युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। ये युद्ध उत्पन्न ही क्यों हुई थी? तो मराठा और हैदराबाद के निजाम के कारण हुई थी। डायरेक्ट भाषा में समझिए तो 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां, कौन थे हैदराबाद के निजाम? आसफ जहां, निजामुल मुल्क का मृत्यु हो गया। इसके बाद उनका पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस समय ऐसा होता था कि बाप बेटा को मारता था, बेटा बाप को मारता था। उत्तराधिकारी का ऐसा प्रचलन था कि उत्तराधिकारी के लिए पुत्र पिता को हत्या कर दिया जाता था, हत्या कर देता था। मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अनवर उद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब और चंदा साहब के बीच युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ तो युद्ध चल ही रहा है, यहाँ भी युद्ध चलने लगा। देखिए, अनवर उद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब और चंदा साहब के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी ने खुलकर भाग लिया। किस युद्ध में? सेकेंड कर्नाटक युद्ध में। किसने किसने भाग लिया? अंग्रेज और फ्रांसीसी ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अबरुद्दीन का साथ दिया। अब ये भी पूछ सकता है कि कर्नाटक सेकेंड युद्ध में अंग्रेज ने किसका किसका साथ दिया था? तो आप याद रखिएगा, नासिर जंग को। और नासिर जंग कहाँ से लड़ रहे थे? हैदराबाद में। कर्नाटक में अनवर उद्दीन। तो अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग को साथ दिया, कर्नाटक में अनवर उद्दीन। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, खुद आपको सोचना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखिएगा तो उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप बना रहे हैं। जब फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब को और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जब फ्रांसीसी ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया, इस कारण एक बार दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। जो दोनों यूरोपीय शक्ति थी आपस में लड़ पड़ी। 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने से पूर्व ही हत्या कर दी गई। मुजफ्फर जंग को पद पर आसीन होने से पूर्व ही उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावल जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। देखिए कैसे कैसी कहानी मोड़ ले रही है। 1751 में अंग्रेज की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। अभी सैंडर्स जलियांवाला बाग मत समझिएगा, सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया, वही सैंडर्स था। हाँ जी, जो जलियांवाला बाग में कांड किया था, सैंडर्स। दोस्तों, ये जो सैंडर्स था 1751 में अंग्रेज की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया था। दोस्तों,
दोस्तों जालियांवाला बाग में ना माइकल डायर था, सॉरी दोस्तों वो डायर था। ये जो सैंडर्स था ना, सैंडर्स साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, आप ध्यान से सुनिएगा, लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उसी समय इस पर लाठीचार्ज किया गया था। उस समय भी यही क्या था, गवर्नर जनरल था, इसलिए लाठीचार्ज के कारण किसको की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी के रोष में आकर के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दिया गया था। कब? 17 दिसंबर 1928 को इस सैंडर्स को हत्या कर दिया गया था। 17 दिसंबर 1928 को कर दिया गया था हत्या इसका। इसी के कारण सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के कारण ही फांसी हुई थी। तो ये वही सैंडर्स था। तो क्यों इसको गोली मारा गया था? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसके कारण इसने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज करवाने के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण ये लोग रोष में आ गए, आकर के लोग उसको गोली मार दिया 1928 में। मारने के बाद इन लोगों को फांसी हो गई। इसने कर्नाटक में मोहम्मद अली के सहायता के लिए मई 1751 में अंग्रेजी सेना त्रिचनावली की ओर भेज दी गई। इस परिस्थिति को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी चित्रापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी आर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दे दी। किसने सलाह दी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसको दे दिया था? सैंडर्स को। अगस्त 1751 में क्लाइव ने आर्काट पर विजय प्राप्त कर लिया। क्लाइव ने क्या किया? आर्काट पर विजय प्राप्त कर लिया। फ्रांसीसी सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी, इसलिए डुप्ले को फ्रांस बुला लिया। दोस्तों यहाँ पे जो फ्रांसीसी था वो डुप्ले को बुलाना उसके लिए बहुत वो साबित हुआ, क्योंकि डुप्ले को फ्रांस बुला लिया और इसके जगह गोंडेहू को, इसके जगह किसको याद रखिएगा, डुप्ले को बुलाने के बाद कौन बना था फ्रांस, यहाँ गोंडेहू को गवर्नर नियुक्त किया था फ्रांसीसी ने। इसने अंग्रेज से समझौता कर लिया। किसने कर लिया? गोंडेहू ने। जब डुप्ले अपने देश लौटे उसके बाद गोंडेहू आया, उसको गवर्नर नियुक्त किया। इसने अंग्रेज से समझौता कर लिया। 1755 में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हुई। तो आप सोचते होंगे कि पांडिचेरी की संधि किसके किसके बीच हुई? तो याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कब? 1755 में। कब हुई? जब डुप्ले लौट गए अपने देश, उसके जगह गोंडेहू आया, इसने अंग्रेज के साथ समझौता कर लिया। संधि के तहत सेकेंड कर्नाटक युग समाप्त हो गया। तो मैं शुरू में ही बता दिया था कि पांडिचेरी की संधि के तहत सेकेंड कर्नाटक युग को समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के जीता हुआ राज्य भी वापस लौटा दिया। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध देख लीजिए। थर्ड कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 चला। कब चला? 1756 से 63। पेरिस के संधि 1763 में हुआ और इसी संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि, अगर आपसे पूछेगा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि। कब? 1763। 1756 से 63 में समाप्त कब हुआ? आप इतना याद रखिए ना कि 1756 में अगर शुरू हुआ, 1763 में युद्ध समाप्त हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 1763 ही में संधि के तहत समाप्त हुआ होगा युद्ध। पेरिस की संधि याद रखिएगा बस। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। देख रहे हैं, 4 3 7 56 4 60 3 63 सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। यह 1758 को भारत पहुंचा। तब तक अंग्रेज ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था।
1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसी की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। कहाँ कर लिया था? चंद्रनगर पर। 1757 में अंग्रेज ने पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त किया। पलासी के युद्ध में किसने जीत दर किया था? तो अंग्रेजों ने जीता था। बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पलासी कहाँ है? बंगाल में ही है, याद रखिएगा। लाली ने भारत आने के बाद अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डाला और जून 1758 में उस पर कब्जा कर लिया। और लाली ने मद्रास का घेरा डालने के लिए हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी, उस समय हैदराबाद के कौन कौन थे? बुस्सी थे, को सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का अंग्रेज को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। भाई के कारण हैदराबाद का शासक सलावत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। कौन हो गया? सलावत जंग। ईस्वी में अंग्रेज सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ, कौन? कुक, याद रखिएगा, खाना बनाने वाला कुक, एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। किसने पहुंचा? 1759 में कुक। 1760 में कुक क्या करता है देख लीजिए। कुक 1760 में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच स्थित वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 में क्या होता है? वांडीवास का युद्ध हो जाता है, आपको याद होगा 1760 में वांडीवास का युद्ध। वांडीवास नामक स्थान पे अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। ये वांडीवास जगह का नाम था। वांडीवास तमिलनाडु में है। आप ये भी पूछिए कि वांडीवास कहाँ है, तो ये भी मैं लिख दिया हूँ कि वांडीवास कहाँ है, तमिलनाडु में है। एक जगह का नाम था, इसलिए जब दोनों के बीच युद्ध हुआ फ्रांसीसी या अंग्रेज के बीच में, तो वह जगह था वांडीवास, इसलिए उस जगह का नाम, इस युद्ध का नाम पड़ा वांडीवास। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर करके आप रखिएगा। कोई भी पूछ दे वांडीवास किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसी के बीच में। किसने जीता? अंग्रेज ने जीता। कब हुआ? 1760 में। वांडीवास क्या है? तो एक जगह का नाम है, जिस जगह पे ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसका नाम वांडीवास युद्ध पड़ा। कहाँ है? तमिलनाडु में। ऐसे करके आप पढ़िएगा, तब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में आप नहीं फंस पाइएगा। नहीं तो कहीं से भी क्वेश्चन देके आपको फंसा देगा। यही पूछ देगा कि वांडीवास कहाँ है, किस राज्य में, फंस जाइएगा। जैसे पलासी पूछ देगा कहाँ है। तो इसलिए कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीसीएस, आईएएस, कोई भी एग्जाम हो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़िए। अब वो समय नहीं रह गया कि आप कुछ भी पढ़िएगा ऊपर ऊपर से, एग्जाम में ऐसा नहीं रह गया। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे बुक का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। और फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भाग का अंत कर दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि अंत कब कर दिया गया, तो वांडीवास के युद्ध के समय। यहाँ पे किसको बंदी बना लिया गया? बुस्सी को। किसके द्वारा? कुक के द्वारा। यहाँ पे अंग्रेजी सेना नायक कौन था? कुक था। फ्रांसीसी का बुस्सी था। यहाँ पे बुस्सी को बंदी बना लिया जाता है और फ्रांसीसी को हरा दिया जाता है इस युद्ध में। अंग्रेज की इस युद्ध में जीत होती है। पेरिस की संधि 1763 में हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। 1763 में पेरिस की संधि किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच। मैं 2-3 बार इसलिए बोलता जा रहा हूँ कि अगर आपको नोट डाउन करना होगा तो आप इजीली तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी एमसीक्यूज मैं कराऊंगा। जैसे यूरोपीय कंपनी पढ़ा दूंगा, यूरोपीय कंपनी का एमसीक्यूज कराऊंगा। जैसे जैसे जो चैप्टर होता जाएगा उसका एमसीक्यूज आपको डालता जाऊँगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। जिस भी एग्ज़ाम की आने वाली जो भी आगामी एग्ज़ाम होगी, सारा का मैं तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी चीज़ तैयारी करवाना होगा, बस आप लोग की बस एक सहयोग चाहिए। आप लोग दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइए। बस दोनों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया।
संधि के तहत पांडिचेरी, चंद्रनगर फ्रांसीसी को लौटा दिया गया। जब ये संधि हुई 1763 में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, तो दोनों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। संधि के तहत पांडिचेरी, चंद्रनगर फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया, जो ने अंग्रेज जीत लिया था। पांडिचेरी या चंद्रनगर को अंग्रेज ने जीत लिया था, उसको लौटा दिया। संधि के तहत यह शर्त रखा गया कि फ्रांसीसी अब भारत में सेना नहीं रखेगा। यही तो मेन, अंग्रेज तो यही बहुत चाल चल गया है ना, कि भारत में वो सेना नहीं रखेगा। कोई भी देश हो, आज ही मान लीजिए अगर भारत को कह दिया जाए कोई देश कि सेना भारत नहीं रखेगा, तो एक प्रकार से क्या होगा, आप निहत्थे हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। आप क्या, आप एक प्रकार से आप क्या हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे। आज के डेट में, उस समय भी वही चलता था जो आज चल रहा है। आप देख लीजिए, जो समय चलता था, आज क्या हो रहा है कि देखिए, जापान सेना नहीं रखते थे, अमेरिका के सेना वहाँ रहते। देखिए आज जापान को सेना रखना पड़ जा रहा है। अभी करेंट आप हाल ही फिलहाल में जानते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया देखिए वहाँ मिसाइल छोड़ दे रहा है, देख रहे हैं। तो वही हाल था, तो वहाँ पे पंगु बना दिया गया इसको, क्योंकि वहाँ सेना ही नहीं रख सकते थे भारत में। इसके बाद अंग्रेज ने एक छत्र राज स्थापित किया। इसी के बाद अंग्रेज एक छत्र मतलब आप लोग जानते ही होंगे ना, मतलब संपूर्ण अधिकार। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण आप सोचते होंगे फ्रांसीसी असफलता क्यों गया। मेंस में भी लिख सकते हैं, इस टाइप के अगर मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष दोनों ना लिखना पड़ता है, निष्कर्ष भी लिखना होगा आपको। अगर पीसीएस का एग्जाम देते हैं आप, चाहे कोई भी मेंस देते हैं, तो लिखना ही पड़ता है ना। तो इसका पक्ष विपक्ष असफलता का क्या कारण रहा था। अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, अंग्रेजों की आर्थिक तथा व्यापारिक श्रेष्ठता थी। फ्रांसीसी कंपनी का स्वरूप क्या था, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी संस्था थी, इसलिए यहाँ के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। देखिए उस समय भी जो सरकारी कर्मचारी होती थी उसमें लगन एवं निष्ठा की कमी होती थी। आज भी देख लीजिए आप, आज देख लीजिए, आज के 2024 का रेफरेंस लेके उस समय का रेफरेंस लीजिए आप, देखिए कि आज भी जो सरकारी कर्मचारी है किस तरीके से काम करते, उस समय वही करते थे। फ्रांसीसी का हारने का ये कारण ये भी था, अंग्रेजों की कंपनी प्राइवेट थी और लगन से काम करता था। देखिए आज जो प्राइवेट कंपनी में अगर आप 2 घंटे लेट जाते हैं, 2 घंटे के पैसे काट लिए जाते हैं। आप देखिए कोई भी पढ़ाने जाते हैं, कोई भी वर्कर है जो सरकारी, अपनी मनमर्जी करते हैं, जब मन हुआ तब गया। तो इस तरीके से आप जोड़ के याद रखिएगा कि असफलता का क्या कारण था। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट भी थी, जो लगन से काम नहीं करती थी। जो अंग्रेज की कंपनी थी प्राइवेट थी, वो लगन से काम करते थे। अंग्रेजों की बंगाल विजय, डुप्ले की फ्रांसीसी वापसी हुई, लाली की अदूरदर्शिता थी। लाली की जो डुप्ले की फ्रांस वापसी, ये भी बहुत बड़ा कारण था। ये देखिए अंग्रेजों की बंगाल विजय, फ्रांसीसी का ये कारण जो रहा, डुप्ले की फ्रांसीसी वापसी बहुत बड़ा कारण रह गया। बहुत बड़ा चूक हुआ था फ्रांसीसी की डुप्लो को बुलाना। लाली की अदूरदर्शिता, विलियम पिट की नीति, यूरोपीय राजनीति। अंग्रेजों ने परस्पर सहयोग की भावना रखा। फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना, देख लीजिए जल सेना आज भी, उस समय भी कितना महत्वपूर्ण था, आज भी कितना महत्वपूर्ण है। तो जल सेना का कमजोर होना, इतने फैक्टर के बाद जो था फ्रांसीसी, कमी था फ्रांसीसी में, जल सेना का कमजोर होना, वहाँ जो काम करने वाले लोग थे वो अच्छे से काम नहीं करते थे। डुप्ले को वापसी बुलाना, सबसे बड़ा चूक फ्रांसीसी का यहीं पे हुआ। यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीका, यूरोपीय का जो व्यापार का संरचना और तरीका कैसे था, ये सब आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारा बुक को पढ़ के फिर इसको डाला हूँ, इसलिए आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को सोना चांदी दिया जाता था। भारत से जो सामान लाया जाता था उसके बदले सोना चांदी दिया जाता था। यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा भारत और चीन तक पहुंचते थे। भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचते थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेज ने
बंगाल से राजस्व वसूलना शुरू किया। धीरे धीरे तो अधिकार करना शुरू किया, फ्रांसीसी को भगाया, उसके बाद राजस्व वसूलना भी शुरू किया। धीरे धीरे ऐसी तो अंग्रेज पनपा, ऐसे पनपते पनपते 1947 में यहाँ से गया, शुरू हुआ और चीन को अफीम का निर्यात करने लगे। 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। आप सुने होंगे काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पे था। भारतीय वस्त्रों की मांग बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी दोस्तों, भारतीय जो वस्त्र थे उसकी मांग बहुत ज़्यादा थी और यह इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। विनिमय वस्तु का मतलब आप जानते होंगे कि जैसे वस्त्र हम दे रहे हैं उसके बदले हमको अंग्रेज कुछ या तो पैसे देंगे, चाहे कुछ उतनी पैसे के कुछ सामान हमको दे देंगे, उसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आप कपड़ा दिए तो हम आपको कपड़े के बदले में कुछ दूसरा सामान आपको दे दिए पैसा न देके, तो उसी को वस्तु विनिमय कहते थे। तो वस्तु विनिमय चलते थे। कोरोमंडल और बंगाल में सादे रंगे हुए कपड़े का उत्पादन किया जाता था। कोरोमंडल जो आप पढ़ाए थे हम आपको यूरोपीय कंपनी में पिछले वाले में, जो कोरोमंडल में चेटियार समुदाय रहता था। कोरोमंडल और बंगाल के सादे रंगों का कपड़ा का उत्पादन किया जाता था। एक समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच बंगाल के मलमल एंड कोरोमंडल के छींटदार कपड़ों की मांग विशेष रूप से बढ़ गई। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजी सरकार ने 1700, 1721, 1735 में संरक्षकवादी अधिनियम पारित किया। पटना से सेरा नील का आयात बीपीएससी में पूछ चुका है, मेंस में सेरा 11 के बारे में क्वेश्चन किया जाता था। पटना सेरा के लिए व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब करते हैं तभी वीडियो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कीजिए।